जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी जुलाई में सीटेट का जो पेपर होने वाला है उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी के 15 क्वेश्चन डेली हल कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आप सभी क्लास को पूरा देखने की कोशिश करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि आपका अपना राही आदि क्लासेस परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहे। और जो लोग जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर इसी गद्यांश के अंतर्गत हमें क्वेश्चन पूछा गया है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा यानी बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। आगे है, छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा और जब एक बार में न समझ में आया तो स्पीड में किसी भी गद्यांश को पेपर में ऊपर नीचे खिसका कर 2 बार पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। जहाँ पर केवल शब्द आ जाए वह हमारा निगेटिव वर्ण होता है, तो ये इसलिए हमारा वो एक गलत हो जाएगा। फिर क्या है? शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। सॉरी, अगला आंसर है, अब ऑप्शन है शिक्षा में केवल छात्रों को शिक्षित करते हैं, गलत। शिक्षा में उपहार का लेन देन होता है, गलत। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है बी कि शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह हमें गद्यांश में दिया था, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है सी। हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आंसर आराम से मिल जाएगा। अगला आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। तो क्या है? शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, नहीं। छात्र का परम अज्ञानी होना, नहीं। छात्रों को सिखाने के लिए उत्सुक होना, क्या है? शिक्षक की, हमारा जो आंसर है वह होगा शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक है यानी अनिवार्य है। जब शिक्षक उपस्थित होगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, सिखाएगा ही, इसलिए हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गद्यांश के अनुसार
उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है? नहीं। शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है? आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है? नहीं। परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है? नहीं। तो हमारा जो आंसर हो रहा है वह हमारा इस गद्यांश को पढ़ने के बाद और इस क्वेश्चन के सभी आंसर ऑप्शन को पढ़ने के बाद शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है, जो यहाँ पर उपयुक्त आंसर हो जाएगा वह होगा। हीन का मतलब इसे निगेटिव न लें, यानी शिक्षक छात्रों के अपेक्षा श्रेष्ठ होता है और जो छात्र होता है वह शिक्षक की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, तभी तो शिक्षक अपने छात्र को कुछ सिखा पाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। करारा व्यंग किस पर किया गया है? ज्ञानवान व्यक्तियों पर? नहीं। उत्पीड़ितों की दिशा? नहीं। शिक्षितों की दशा? नहीं। शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध के बारे में इस गद्यांश पे व्यंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो जिज्ञासा से क्या बनेगा? जिज्ञासु बनेगा। जिज्ञासा से जिज्ञासु शब्द बन जाएगा, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? तो हमारा विशेषता, ज्ञानवान, विचारधारा, जो वास्तविकता लिखा हुआ है ये हमारा शब्द है। इसमें दो प्रत्यय हैं। शब्द क्या है? शब्द हमारा क्या है कि वास्तव शब्द है और इसमें इक जोड़ा गया तो वास्तविक हो गया, और इसमें फिर पहले इक है फिर लास्ट में ता जोड़ा गया, तो यानी यहाँ पर दो प्रत्यय हैं। कौन कौन सा? इक प्रत्यय और उसके बाद ता प्रत्यय जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दो प्रत्यय हैं, इक प्रत्यय और ता प्रत्यय। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आंसर क्या है? ए आपका वास्तविकता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयुक्त गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या है? नितांत, नितांत शब्द का अर्थ क्या है? केवल, बहुत, एकांत, बिल्कुल। जो नितांत शब्द का वो अर्थ है वह होता है बिल्कुल। क्या होता है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द यानी सिद्ध की जगह पर कौन सा शब्द होगा? प्रतिफल, प्रतिस्थापना, अंतर्निहित, प्रमाणिक। क्या है? उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित करता है। क्या? प्रमाणित शब्द हो जाएगा, प्रमाणित करता है। अगला आ गया है पद्य, यानी कविता आ चुका है। तो हम इसको पढ़ते हैं और फिर इस कविता के थ्रू जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसे देखेंगे। क्या है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँखें, भविष्यत का एक चीर, भविष्यत का तक चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो यहाँ पर हमने कविता को पढ़ लिया है, आप सभी भी पढ़ लिए होंगे। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन के थ्रू, फिर उसके बाद हम आंसर देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? कविता किसके पक्ष में
खड़ी है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, नहीं। इस कविता को पढ़ने के बाद क्या है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, उनके लिए कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। कहा गया ना, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते रीढ़ अपनी, यानी जो स्वाभिमानी हो, साहसी, निर्भीक हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस और भविष्य का अंधेरा दूर करने के लिए। तो इस जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा दूरदर्शिता से लैस, यानी बहुत दूर तक सोच सके, बहुत दूर तक देख सके। देखने का मतलब सोच होना चाहिए, नज़रिया होता है, ये नहीं कि 10 किलोमीटर देख ले। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव। ऊंचे से ऊंचे सपने देखने को निमंत्रण देने का भाव क्या है? ऑप्शन: ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। नहीं, क्या है? उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, यानी बड़े बड़े सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहिए, तभी तो हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने लक्ष्य की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तम शब्द का पर्याय है, यानी तम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तम शब्द का पर्याय, तम शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यामिनी, रात और निशा ये होते हैं रात्रि के पर्यायवाची। तो तम का पर्यायवाची जो होगा वह होगा, क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी होगा। क्या होगा? सी, अंधकार। क्यों? क्योंकि यामिनी, रात और निशा ये रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की है? दुनिया के सभी देशों के सामने, गलत। अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने, ये सभी गलत हैं। ऑप्शन हमारा क्या है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, किसके? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं और कितने भी अन्याय हो, उन्हें सदैव सत्य का साथ देना होता है और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति के सामने नहीं झुकते ऐसे लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीधी रीढ़ का आशय क्या है? सीधी रीढ़ का आशय क्या है? आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, और लास्ट ऑप्शन यानी डी है अभिमानी होना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, सीधी रीढ़ का आशय हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आ रही होगी। बस आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।